अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, वज़ीर आज़म ने कल रात खबरदार किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान की जानिब से हमले का सख्त अंदेशा है। उन्होंने क्या ट्वीट किया कल रात को मैं हम आपको दिखाते हैं। जंगबंदी लकीर के उस पार नहते शहरियों पर मकबूजा भारतीय फ़ौज के शिद्दत पकड़ते और मामूल बनते हमलों के पेश नज़र लाजिम है कि सलामती कौंसल अस्करी मुबस्सिर मिशन की मकबूजा कश्मीर में फिलफौर वापसी के लिए भारत से इसरार करे। हमें हिंदुस्तान की जानिब से एक खुद साख्ता जाली हमले का सख्त अंदेशा है। मैं हिंदुस्तान के साथ आलमी बरादरी पर भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर भारत जंगबंदी लकीर के उस पार अस्करी हमलों में नहते शहरियों के बेईमाना कत्ले आम का सिलसिला दराज करता है तो पाकिस्तान के लिए सरहद पर खामोश तमाशाई बने बैठे रहना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत ही सख्त ट्वीट है। दूसरी तरफ से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल बीजिंग में होने जा रहा है, जिसकी सरबराही चीन और इंडिया करेंगे। FATF की तलवार अभी भी पाकिस्तान के सर से हटी नहीं। पाकिस्तान के सामने 27 नुकात रखे गए हैं। पाकिस्तान ने इनमें से सिर्फ 5 पर अमल दरामद का आगाज़ किया है, जबकि FATF की तरफ से पाकिस्तान पर जोर दिया गया था कि वो इस पर मुकम्मल अमल करें। इससे पहले अपने बयान में FATF की जो एक स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल ना किया तो वो पाकिस्तान के साथ होने वाले कारोबार और लेन देन पर मुकम्मल नज़र रखेंगे और ख़बरदार भी करते रहेंगे जो अपने यूरोपियन ममालिक हैं उनको। नाज़रीन, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से पाकिस्तान को दुनिया की तरफ से मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कमज़ोर मईशत की वजह से मुल्क की मुश्किलात जो हैं उसमें इजाफा भी हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। और इसके अलावा अमरीका की नायब मावन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स जो हैं वो आज 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गई हैं। अमरीकी नायब मावन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स श्रीलंका और भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान पहुँची हैं। वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगी, कुछ सिविल सोसाइटी के मेम्बरान से भी मुलाकात करेंगी। नाज़रीन, इन अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने दावत दी है खुर्रम दस्तगीर साहब को। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर हैं। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं और अफ़गान अमूर पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब तज्ज़ियाकार हैं, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं और वो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करेंगे अनवर इकबाल साहब, सहाफ़ी हैं और डॉन के लिए जो है वाशिंगटन से जितनी भी तमाम ख़बरें हैं वो लिखते हैं। सदर ओबामा का इंटरव्यू भी आपने ही किया था। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कल रात को ट्वीट की है जहां पे उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये अंदेशा है कि हिंदुस्तान कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि कोई ना कोई शरारत कर सकता है जिसके नतीजे के अंदर हालात LOC के ऊपर मज़ीद बिगड़ सकते हैं। आप चूँकि डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, क्या आप समझते हैं कि वाकई में इसका कोई खदशा है? शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, द सिन ऑफ वीकनेस इनवाइट्स सडन डेथ। पाकिस्तान को 5 अगस्त को जब हिंदुस्तान ने एनेक्स किया मकबूजा कश्मीर को, उसके बाद से जो डिप्लोमेसी है उसकी जो नालायकी और मफलूजपन का नतीजा है कि वज़ीर आज़म को अब खारजा पॉलिसी ट्वीट के जरिए जाहिर करना पड़ रही है। अगर पाकिस्तान एक्टिव होता और ये सारे इश्यूज को लेकर चलता तो शायद इसकी जरूरत ना पड़ती। दैट सेड, सर कता कलामी माफ, फॉरेन मिनिस्टर साहब गए हैं, अभी अमेरिका से वापस आ रहे हैं, ईरान गए, फिर सऊदी अरब गए, फिर अमेरिका गए, तो पेशरफ्त तो हो रही है फॉरेन। जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना जी कि वो अमेरिका के मसालियत कराने गए हैं, क्या वो कश्मीर पर अपना कंसर्न जाहिर करने गए हैं, वो क्या करने गए हैं? क्योंकि हमें ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि अभी तक जो अगस्त से लेकर जनवरी 2020 आ गया है, किसी भी मुल्क ने हिंदुस्तान की एनेक्सेशन की मुजम्मत नहीं की, किसी बैनुल-अक़वामी इदारे ने इस एनेक्सेशन की मुजम्मत नहीं की। सिर्फ ये कहा गया कि जी ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, ये इंटरनेट की जो बंदिश है उसके ऊपर या कर्फ्यू के ऊपर जो है तशवीश का इजहार है। लेकिन जो असल मामला है जिस पर करना था
उसके ऊपर जो है किसी मुल्क ने मजम्मत नहीं की, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी में वो विगर नजर नहीं आया, वो एक्शन नजर नहीं आया, वो मूवमेंट नजर नहीं आई जो जाके दुनिया को कन्विंस कर सकती। अब हम जो उस वक्त भी मैंने शायद आपके शो में ही कहा था कि पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर जो डिटरेंट है उस सिर्फ उसका जो है वो दुनिया को डरा रहा है और कर रहा है, और बार बार उसका जिक्र करता है, जो कि किसी भी तरह भी एडवाइजेबल नहीं है। वो भी हमारे काम नहीं आया क्योंकि दुनिया ने किसी भी हवाले से हिंदुस्तान को रोकने के लिए कोई मूवमेंट नहीं की। तो ये जो अपीजमेंट की है इस हुकूमत ने पिछले 6 माह से, ये इस अपीजमेंट का असर है कि अब वजीर आजम को इस किस्म के सब ट्वीट करने पड़ रहे हैं। हालांकि ये काम जो है ये एक पेशेंट और बड़ी वाइड स्प्रेड और वाइड रेंजिंग डिप्लोमेसी के जरिए हैंडल करने का था, ये ट्वीट के जरिए डील करने का नहीं। अच्छा, आपने जो पॉइंट उठाया है कि एक अपॉर्चुनिटी जो है जिसके अंदर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपना जो एक मसल है उसको फ्लेक्स कर सकते थे, वो नहीं कर पाया। अनवर इकबाल साहब हमें वॉशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं। अनवर इकबाल साहब, जो शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा का दौरा था अमेरिका, वो कैसा देखा गया है, और आप समझते हैं कि क्या उस दौरे के नतीजे में जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं मजीद बेहतर होंगे? क्या अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से हमें हटा दिया जाए? और क्या हिंदुस्तान के हवाले से, जिस तरह खुर्रम साहब कह रहे हैं कि कोई भी कॉन्डेमनेशन नहीं आई वाज़े तौर पे अमेरिका की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि इस दौरे का कोई असर हुआ है उन चीजों के ऊपर? मुनिजा, मुझे अब ये वॉशिंगटन को और न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली को, वॉशिंगटन को कवर करते हुए 20 साल हो गए और यूएन जनरल असेंबली को 22 साल हो गए। हर साल जाता हूँ, देखता हूँ, और मैंने 22 सालों में ये देखा है कि हर साल थोड़ी सी हमारी पोजीशन पिछले के मुकाबले में कमजोर होती है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का और दुनिया के दीगर ममालिक की भी फॉरेन पॉलिसी का बड़ा रास्त ताल्लुक होता है मुल्क की इक्तिसादी और हालात से। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में इस हुकूमत को या पिछली हुकूमत को या इससे पहले की या आने वाली हुकूमत को ब्लेम करना सियासत तो हो सकती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक कमजोर मुल्क के तौर पे देखा जाता है, और उसकी एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ एक तो होते हैं बड़े इजलास स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह के, उसमें तो सियासत बहुत इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ एनजीओज की मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपको बुलाते हैं, पाकिस्तानी साथियों को भी बुलाते हैं। जब हम लोग नए नए आए थे तो उन मुल्कों में हमें बुलाया जाता था जिनमें ब्राजील शामिल था, जिनमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, यानी जिनको आप समझ लें कि दरमियानी ताकत वाले, इक़्तिसादी ताकत वाले मुल्क। अब अगर एनजीओ की मीटिंग में जाए तो आप अपने आप को सेनेगाल और इस तरह के ममालिक के साथ पाते हैं। तो इस वक्त जो भारत की बढ़ती हुई इक़्तिसादी कुव्वत है, उसके सामने आपको कोई भी बहुत ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं है। उसमें अरब ममालिक भी शामिल है। मसलन मैं मिसाल लेता हूँ, अभी जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, उस इजलास में वो इजलास था माली के ऊपर, और उसमें अदर आइटम्स का एक शिफ्ट मौजूद थी। उसमें चाइना ने कश्मीर का मसला उठाया। सलामती कौंसिल में कश्मीर पे गुफ्तगू नहीं हुई, इसलिए कि सलामती कौंसिल में कोई भी इस वक्त कोई भी मुल्क दुनिया का भारत को नाराज करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है जी, मगर आप समझते हैं कि बिलखसूस वजीर आजम इमरान खान पीटीआई की गवर्नमेंट की ये नाअहली नहीं है, ये कई डेकेड से जो मसला है मुसलसल नाअहलियों का नतीजा है। सिर्फ एक इमरान खान की भी नाअहली है, बिल्कुल है, उससे पहलों की भी थी, उनसे पहलों की भी थी, 70 साल की मुसलसल नाअहलियों का नतीजा है। रही बात FATF के बारे में अमेरिकी दो बातें कहते हैं जब आप उनसे गुफ्तगू करें, यानी यहाँ आपको पता है यहाँ बहुत ज्यादा डीप बैकग्राउंड ब्रीफिंग बहुत होती है, जिसमें आपको बुला के ब्रीफ किया जाता है ताकि आपको इशू की समझ हो कि उसमें अमेरिका की पॉलिसी क्या है, लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं कर सकते। उसमें साफ साफ कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाहते, लेकिन पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट से हटाना नहीं चाहते। ये उनकी पॉलिसी है। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट से नहीं हटाना चाहते, तो रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, अगर हम ग्रे लिस्ट पे मुसलसल रहते हैं और ये तलवार हम पे लटकती रहती है, तो क्या अमेरिका ये चाहता है कि हम जितने भी उनके नुकात हैं, 27 नुकात जो हमें देते हैं, उसके ऊपर हम अमल दरामद करें? या आप समझते हैं कि इस बार जो है, चूंकि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर हुए हैं ईरान के टेंशन्स के बाद, आप समझते हैं कि माहौल ऐसा बन गया है कि शायद एक अपॉर्चुनिटी हो और चाइना का दबाव हो कि अमेरिका जो है वो हमें बैक करे कि जी ठीक है, अब आप इनको ग्रे लिस्ट से हटाएं?
ये जो आने वाला कुछ दिन है? देखिए जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो अभी मैं समझता हूँ कि बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका से दरख्वास्त की है कि आप हमें FATF के मसले को हल कराने में ताउन करें जी। तो पाकिस्तान ने इनसे पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, और ये ख्वाहिश भी है, ये एक उम्मीद है कि अमेरिका ताउन करेगा और उसके बदले पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान का मसला हल करने के लिए कोशिश करेगा, उसको इस मुश्किल से निकालेगा। तो मेरे ख्याल में कुछ हमारे पास कार्ड्स तो हैं, हम उससे यानी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो 27 नुकात हैं ये सिर्फ अमेरिका ने नहीं दिए, ये तो सारे मुल्कों ने मिलकर दिए हैं और पाकिस्तान ने मज़ीद काफ़ी कुछ करना है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब ये है, मकसद ये है कि पाकिस्तान ने पहले काफ़ी अरसा कुछ भी नहीं किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कुछ इक़दामात किए, अभी कुछ तेज़ी आई है, तो वो समझ रहे हैं कि इसका असर हो रहा है और ग्रे लिस्ट में रखने से पाकिस्तान बिल आखिर मजबूर होगा और वो ये सारे इक़दामात उठाएगा। तो मेरे ख्याल में इसीलिए वो दबाव डालेंगे, दबाव रखेंगे। आप देखें अगर अमेरिका कुछ लचक दिखाए तो क्या फ्रांस भी लचक दिखाएगा, क्या बाकी मुल्क भी लचक दिखाएंगे? तो ये बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, मगर आपकी ओपिनियन में क्या वाकई में फ्रांस वगैरह लचक दिखाएंगे अगर अमेरिका लचक दिखाएगा? चूंकि ज़्यादातर ये इम्प्रेशन तो ये है कि अमेरिका का असर रसूख बहुत है, अगर अमेरिका लचक दिखाता है तो फिर बाकी भी लचक, यूरोपियन ममालिक भी दिखाएंगे लचक। देखिए अगर अमेरिका लचक दिखाएगा उसका असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 10 नुकात के ऊपर अमल दरामद करें और वो फिर हमारी जान छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये तलवार हमारे सिर के ऊपर लटकती रहेगी, हमें कम से कम आधे नुकात या 20 नुकात के ऊपर तो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना है। और बाकी स्टिकिंग पॉइंट्स क्या हैं? स्टिकिंग पॉइंट्स क्या हैं इन नुकात के अंदर? क्या ये हैं कि जी जो कलदम तंजीमें हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ने कलदम किया है, अगर आपने उनके जितना भी बिजनेस है, कारोबार है, बंद तो कर दिया या एनजीओज उनकी बंद तो कर दिए, मगर उनके खिलाफ अब केसेस जिस तरह हुए हैं हाफिज सईद के हवाले से और भी बहुत सारी तंजीमों के हवाले से, क्या उन केसेस के अंदर पेशरफ नहीं हो रही? ये वजह नहीं, पेशरफ तो हो रही है, उनको सज़ा भी सुनाई गई है और सज़ाएं भी बहुत सख्त हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन देखें ना, अब चूँकि हमने काफ़ी देर लगा दी थी, अब हम कुछ तेज़ी दिखा रहे हैं और सज़ाएं भी ऐसी सख्त दे रहे हैं कि लोग हैरान हैं, परेशान हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि हमें एहसास हो गया है कि हमने ये सब कुछ करना है, हम करना चाह रहे हैं और हमने काफ़ी कुछ हासिल भी कर लिया है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर हम मंजिल पे नहीं पहुँचे और मेरे ख्याल में इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ताउन करे, कुछ नरमी दिखाए, कुछ पाकिस्तान के मसाइल को देखे। ठीक। मेजर जनरल एजाज अवान साहब, एक तासुर है कि ये हुकूमत और जो अस्करी क़यादत है वो एक ही पेज के ऊपर है, अब ये हुकूमत बाकायदा तौर पे ये कहती भी रहती है। तो हम ये समझ रहे थे कि जिस तरह के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो बड़े मुश्किल नुकात हैं उसके ऊपर आप सारे मिलके अब जल्द कामयाब हो जाएंगे, तो इसकी क्या वजह है कि अभी तक आलमी दुनिया FATF ये बार बार कहती है कि जी आपने अभी तक सिर्फ 5 नुकात के ऊपर अमल दरामद किया है, बाकी नुकात तो ऐसे ही हैं, जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके ऊपर आप काबू ही नहीं पा सकते? मुनीज़ा, थैंक यू वेरी मच। देखिए बात यह है कि पहली बात यह है कि एक पेज पर होना आर्मी और हुकूमत का, ये किसी का दूसरे के ऊपर एहसान नहीं है। पाकिस्तान आर्मी की ये ड्यूटी है कि वो हुकूमत वक्त के हुक्म के मुताबिक काम करेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहते हुए हर हुक्म बजा लाएगी जो उन्हें हुकूमत देती है। उन्होंने मशावरत भी करनी है, उन्होंने सिक्योरिटी पर एडवाइस भी करना है और हुकूमत के साथ मिलकर काम भी करना है। ये कोई एहसान का रिश्ता नहीं है। नहीं, मैं इस लिहाज से सवाल करी थी कि हम ये समझा जा रहा था कि अब जो जितने भी मामलात हैं तमाम ऑब्स्टिकल्स दूर हो गए हैं, अब फटाफट जो है इन चीजों के ऊपर अमल दरामद होगी, पर ऐसा लग नहीं रहा। नहीं, बात यह है मुनीज़े, हथेली पे सरसों नहीं जमाई जा सकती। पाकिस्तान, पहली बात तो यह हमें यह समझना है कि पाकिस्तान एक खित्ते का अहम तरीन ममालिक में से एक है। अगर मैं कहूं कि इस खित्ते में
तीसरा अहम तरीन मुल्क है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। एक अहम मुल्क है, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर है, उनकी बड़ी ताकत है, आर्म फोर्सेस बड़ी एक्सपीरियंस हैं, लेकिन अपनी लोकेशन की वजह से जो मुआवनत चीन की कर रहा है पाकिस्तान, जो रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, खिते में जो चाइना का बढ़ता हुआ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, उसमें पाकिस्तान जो रोल अदा कर रहा है, उस रोल से रोकने के लिए चाइना अमेरिका की राइवलरी में जो हमारा एक रोल है, उसको कर्टेल करने के लिए ये एक टूल है फेटफ का, जिसके जरिए पाकिस्तान को ट्विस्ट किया जा सकता है, किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। अफगानिस्तान के अमन के मुआहदे के, अमेरिकन फोर्सेस के बाइज्जत विड्रॉल के लिए और चाइना की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने में अगर पाकिस्तान वो काम कर सकता है जो अमेरिका और वेस्ट चाहता है, तो फिर तो हमें फेटअप से निकाला जाएगा, ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। लेकिन इसके इम्कानात नहीं हैं, लिहाजा मजीद कुछ अरसे तक पाकिस्तान को फेटअप की ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। नहीं, मगर मेजर जनरल साहब, इज इट दैट सिंपल? सवाल ये, इज इट दैट सिंपल? क्योंकि इसके जो कुछ नुकात हैं उसके ऊपर तो चाइना भी हमें ये कहता रहा है कि ये जो कलदम तंजीमें हैं, यूएन टेरर लिस्ट के ऊपर हैं, इसके ऊपर आप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। खुर्रम साहब, चूंकि आप एक पोजीशन में रहे हैं, यकीनन इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं। जी, अलाउ मी खुर्रम साहब, चूंकि आप एक ऐसी पोजीशन में रहे हैं जहां आप बराह रास्त शायद बात भी करते रहे हो, इस इश्यूज के ऊपर देखते भी रहे हो, वो स्टिकिंग पॉइंट्स ऐसे क्या हैं, ऐसे क्या बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं कि पाकिस्तान की अस्करी और जो सियासी क़यादत है मिलके इसको नहीं इससे निपट सकती? जी, हमने उसका जिक्र नहीं किया कि अमेरिका का अपना इंटरेस्ट इस मामले में, सुप्रीम इंटरेस्ट क्या है जिसके फाटे सिर्फ उसका एक सबब है, और वो ये है कि जब फरवरी 2018 में ये अमेरिका की एप्लीकेशन थी FATF में, बाद में कुछ मगरबी ममालिक ने उसको ज्वाइन किया, लेकिन अमेरिका ने FATF को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया है। उसका दबाव ये था कि वो अफगानिस्तान से निकलने में मुआवनत चाहते उस वक्त थे, अभी भी हैं। एक उन्होंने ये काम किया, और दूसरा उन्होंने अभी हमारी हुकूमत के आखिरी चंद माह थे, उसी दौरान आपको याद है न्यू ईयर पे एक ट्वीट आया था प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तमाम जो अस्करी इमदाद है पाकिस्तान की वो बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, जनवरी 2018 में। जी, अब ये जो दो प्रेशर बयाकत पाकिस्तान पर आए, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की जब इमरान खान साहब व्हाइट हाउस तशरीफ ले गए। उन्होंने इमरान खान साहब से कहा, द प्रॉब्लम वाज पाकिस्तान, दिस इज बिफोर यू, पाकिस्तान वाज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस, दे वर रियली आई थिंक सबवर्सिव, दे वर गोइंग अगेंस्ट अस। ये व्यू था इमरान खान साहब के आने से पहले कि जी पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ जा रहा है। तो उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए FATF और आर्मी जो अस्करी इमदाद है रोकने का एक टूल इस्तेमाल किया। पाकिस्तान उस दबाव में आया PMLN की हुकूमत जाने के बाद। हमने एग्री किया, और वो पूरा जो आपको मालूम है कि 2018 के मौसम खजा में और फिर शुरू में 2019 के जो अफगानिस्तान के अमल में पेशरफ्त हुई, पाकिस्तान ने उसमें अपना पूरा रोल प्ले किया। अब इशू यही है कि FATF पे जो हुकूमतें दूसरी मांगती हैं, वो एक तो ये है कि जी अमेरिका का और दूसरी हुकूमतों का अफगानिस्तान में जो इंटरेस्ट है वो FATF की बुनियाद है। दूसरी जो चीज थी जो मैं वाजे कर दूं कि जो बात प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अक्टूबर 2016 में की, जो डॉन लीक्स बनकर फैली और उसने इतना तनाव किया, अगर वो उस वक्त कर ली जाती तो शायद 1.5 साल बाद FATF के में अमेरिका एप्लीकेशन फाइल ना कर सकता। उस वक्त वो तनाव का बास बनी, सिविल मिलिट्री टेंशन क्रिएट हो गई, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान ने वही किया जो मियां नवाज शरीफ ने उस मीटिंग में कहा था कि हमें पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की जो सो कॉल्ड जिहादी तंजीमें हैं, असल लफ्ज ये होगा कि ऐसी मजहबी तंजीमें जो तशद्दुद का इस्तेमाल करती हैं, जो वायलेंस का इस्तेमाल करती हैं, अगर पाकिस्तान उनको 2016 के मौसम खजा में रोकना शुरू कर देता तो शायद अमेरिका को फरवरी 2018 में मौका ना मिलता। और वही जो पॉलिसी, बड़ी दिलचस्प बात है कि लफ्ज ब लफ्ज जो डॉन लीक्स के अंदर लिखा था
वो 2.5 साल बाद इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया बन के बाहर आया। तो इशूज यही है, दुनिया की बार बार डिमांड यही है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत जो है वो इन तंजीमों को सपोर्ट ना करे, अपनी जमीन पर पनपने ना दे, और दूसरा यह है कि अफगानिस्तान में उनकी मदद करे। उसमें जब रुकावटें आती हैं तो FATF को दोबारा एक्सटेंड कर दिया जाता है। मैं आपके नाज़रीन को यह याद करा दूं कि 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी तो हम ब्लैक लिस्ट में थे, और हमने उसको एफर्ट करके, खासतौर पर इसहाक डार साहब की उसमें बहुत मेहनत है, तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर हम उसको ब्लैक से पहले ग्रे हुए और फिर व्हाइट हो गए। 2015 में पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ गया, वो फिर दोबारा शिफ्ट हुआ जब ये तनाव बढ़ा जिसका मैंने जिक्र किया है। तो ये इश्यूज जो हैं वो सिर्फ FATF का मामला नहीं है, इसके पीछे मगरिब के बहुत जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में वो इन्वॉल्व है। और दूसरा, अमेरिका जो पाकिस्तान को, जो आखिरी बात करूंगा वो ये कि अमेरिका पाकिस्तान को पनिश करना चाहता था, जो पाकिस्तान का एक झुकाव नवाज शरीफ के दौर में चाइना और रशिया और उसका टर्की और ईरान की तरफ जो पेशरफ शुरू हुई, उस पर भी वो बहुत परेशान। नहीं मगर खुर्रम साहब, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। आपने कहा कि अगर तब मियां नवाज शरीफ साहब की बात मान ली जाती और जो डॉन लीग्स का मतन था जिसके अंदर ये कहा गया था कि आप मिलिटेंट ग्रुप्स को डिसबैन करें और ये हमारी स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए, तो अगर ये 2016 में मान ली जाती तो शायद आज ये हालात ना होते। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ हैं। अनवर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही? अनवर साहब, खुर्रम साहब ने जो बात कही आपने जरूर सुनी होगी। क्या आप समझते हैं कि यही मामला है, यही स्टिकिंग पॉइंट है FATF के हवाले से अमेरिका के अंदर? वो क्या ऐसे नुकात हैं जो आप समझ लें अमेरिका के ऑफिशियल्स के लिए या दुनिया के लिए, FATF के लिए रेड लाइन समझी जाती है, पाकिस्तान को करना ही पड़ेगा अगर उन्होंने ग्रे लिस्ट से निकलना है? देखिए, जो जनरल साहब ने बात की ना, तो वो बड़ी अहम बात है। एक तरफ अफगानिस्तान है, जैसे रहीमुल्लाह साहब ने कहा, बिल्कुल अफगानिस्तान में आपका एक रोल है और आपके पास कुछ कार्ड हैं जिनको अमेरिका की जरूरत है, और आप, मेरा ख्याल है हमने इसको खासतौर पर हमारी फौज ने बड़ा केयरफुली प्ले किया है। एक जमाना इतना कि पाकिस्तान बड़े अरसे से कह रहा था कि कोई इस सारे झगड़े का जो है जंग हल नहीं है, इसको आपको आखिर पे तालिबान को आप शिकस्त नहीं दे सकेंगे, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, और अमेरिका भी ये मान रहा है। और अब वो सुलह चाह रहे हैं। आज वाशिंगटन से में कैंपेन लॉन्च हुई है क्विट अफगानिस्तान की, और उसमें सारे जो वॉर वेटरन उन्होंने किया, और उसमें ज्यादातर ट्रंप के वोटर्स हैं कि जल्द अज जल्द अफगानिस्तान से अभी फौरन कल ही निकल जाओ। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरी तरफ जो उन्होंने बात की जनरल साहब ने, कंटेन चाइना पॉलिसी जो है अमेरिका की, उसमें वो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन चाह रहे हैं। उसमें हमारी मजबूरी है, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं कर सकते तो उस सिलसिले में भी हम पे प्रेशर बना रहेगा। आप रही बात डॉन लीग की, तो आप एक बात आपको बताऊं कि डॉन लीग से पहले जब सितंबर में यहाँ इजलास हुआ UN जनरल असेंबली का, तो उसमें एक OIC की मीटिंग हुई थी कश्मीर पे। उसमें अटेंड करने के बाद मैंने बाहर जाके तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इसमें लिखा था कि हमें ऐसा फील हुआ, हम लोगों को, सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे जो हम 3-4 दिन से अटेंड कर रहे हैं मीटिंग्स, कि हम टोटली आइसोलेट हो गए हैं, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो डॉन में छपी भी थी। उसके बाद उस वक्त के जो वजीर सेक्रेटरी खारजा थे एजाज चौधरी साहब ने, उसने आगे कहा भी क्या, थैंक यू वेरी मच, तुमने ये लिखा, क्योंकि मैं अपने ब्रीफ में ये पॉइंट्स उठाऊंगा। और बाद में वो चीज फिर डॉन लीग की सूरत में नजर आई। तो ये तो डॉन लीग पता नहीं कैसी लीग थी, ये तो अंधे को भी नजर आ रहा था कि हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती उस पर इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। अब तो हम खुद मान रहे हैं, अब हमारे वजीर खारजा भी कहते हैं, वजीर आजम भी कहते हैं कि जी सारी दुनिया को सिर्फ इक़्तिसादी मफादात में देखने चाहिए, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना चाहिए, कश्मीरियों को भी करना चाहिए, यानी हम इतराफ कर रहे हैं कि हम आइसोलेट हो गए हैं। तो इस वक्त आपके और अमेरिका के मफादात का टकराव भी है, लेकिन आपकी जो जोग्राफियाई अहमियत है उसकी वजह से अमेरिका आपको अबेंडन भी नहीं करना चाहता, और इसलिए आपको ब्लैक लिस्ट पे कभी नहीं डालेंगे, आप पे प्रेशर बनाए रखेंगे। अच्छा, ये आपने जो बात कही है बड़ी अहम है, और आपने इस तरफ इशारा दिया है, खुर्रम साहब भी ये बात कह रहे हैं कि अगर सियासी लोगों की जजमेंट को थोड़ा सा ट्रस्ट कर लिया जाए तो शायद मुल्क इस नहज पे ना आए। मगर एक और बात भी आपने कही है अफगानिस्तान के हवाले से कि हमें ये भी प्रेशर होगा हमारे ऊपर कि कंटेन चाइना, और दूसरी तरफ से कि हम अफगानिस्तान में डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से अब पूछेंगे कि क्योंकि अब जंग बंदी का मंसूबा बन रहा है अफगानिस्तान में, क्या वाकई में हम इस तरफ जा सकेंगे और इसके अंदर हम कामयाब होंगे वो डिलीवर करने के लिए जो अमेरिका हमसे चाहता है। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से, खुरम दस्तगीर साहब पाकिस्तान से ये बात कर रहे थे कि फैटफ के जितने भी ज़्यादा नुकात हैं वो अफगानिस्तान में जो हमारा रोल है उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, और अमेरिका जो है हमें अफगानिस्तान के जुमरे से एक तरीके से देखता है और उनकी कुछ डिमांड्स हैं कि हम वहाँ पे जंग बंदी के लिए अपना रोल अदा करें। रहीमुल्लाह साहब, पहली दफ़ा हमें ऐसा लगा है कि तालिबान ने ये ऐलान किया कि जी हम जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं और जो जितना वायलेंस है उसके अंदर भी हम कमी लाएंगे। आप पुरुमीद हैं कि चूंकि ये मरला बहुत बार पहले आ चुका है जिसके बाद जो पीस टॉक्स है वो स्कटल हो जाती हैं या कुछ ना कुछ हो जाता है, आपका इस वक्त क्या अंदेशा है कि क्या वाकई में हम जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान कामयाब हो गया है तालिबान को मुज़ाकराती मेज़ पे लाने के लिए? ये देखें, इतने मुश्किल के बाद, इतने अरसे के बाद बिल आखिर तालिबान राज़ी हुए हैं कि वो वहाँ पर अपने हमलों में कमी लेकर आएंगे। वो अब भी जंगबंदी सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम अपने हमलों में कमी लाएंगे और न सिर्फ गैर मुल्की फ़ौज के ख़िलाफ़ बल्कि वो चाहेंगे कि अफ़गान हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हमलों में कमी लाई जाए। तो ये बड़ी मेहनत के बाद, कोशिशों के बाद ये हुआ है। एक तो तालिबान जो माने हैं वो पाकिस्तान का जो किरदार है वो बिल्कुल अहम है, और पाकिस्तान ने पहले ये ऐलान किया, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान इस बात के लिए तैयार हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारा किरदार है। लेकिन एक और बात जो है वो ये है कि तालिबान मेरे ख़्याल में डेस्परेट हैं। वो चाहते हैं कि ये अमेरिका से मुआहदा हो जाए और अमेरिकी फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल जाए। इसके लिए वो अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करने के लिए तैयार थे और उन्होंने ये काम किया है। हालांकि वो आर्जी एक उन्होंने फैसला किया है कि हमलों में कमी होगी और वो देखेंगे कि अमेरिका कहाँ तक जो है अपने जो पॉइंट्स हैं, जो एग्रीमेंट हैं, उनको पूरा करता है। तो मेरे ख्याल में पहली बार एक उम्मीद पैदा हुई है, बात आगे बढ़ रही है। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि एक तो ठीक है, ट्रम्प चाहते हैं कि वो निकल जाएं, जिस तरह अनवर इकबाल साहब ने कहा कि क्विट अफ़गानिस्तान तहरीक भी शुरू हो गई है, लेकिन अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी संभालना है और उसको गिरने नहीं देना। लेकिन आप देखें कि अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली भी आई है। अमेरिका के जो सफ़ीर थे जो अभी हालिया दिनों में अफ़गानिस्तान से वापस चले गए हैं, जॉन बैस, वो कह चुके हैं कि ये जो 1 मिलियन 10 लाख वोट लेकर अगर कोई सदर मुंतखब होता है अफ़गानिस्तान में इंतखाबात के बाद तो ये नाकाफ़ी है। चाहिए कि ये सारे मिलकर एक कौमी हुकूमत बनाएं और वो फिर तालिबान से बात करे। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाहेगा कि तालिबान से बातचीत हो, लेकिन सिर्फ अफ़गान हुकूमत न करे बल्कि जो बाकी उनके मुखालफीन हैं जिन्होंने वोट लिए हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, बाकी लोग हैं, वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। ठीक है, सबका स्टेक हो इसमें। मगर रहीमुल्लाह साहब, अगर वहाँ पे भी कौमी हुकूमत आने की बात हो रही है और पाकिस्तान में भी कौमी हुकूमत आने की बात हो रही है तो मेरा ख्याल है दोनों की नौयत तो मुख्तलिफ हो गई मगर मुश्किल हो जाएगा। मेजर जनरल एजाज अवान साहब, दूसरी तरफ हमने देखा कि सेनेट के अंदर रहमान मलिक साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान को फैटफ को मुंसलिक कर लेना चाहिए अफगान पीस टॉक्स के साथ और ये कंडीशन रखनी चाहिए अमेरिका के ऊपर कि आप हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ग्रे लिस्ट से निकालें और तभी हम आपके तालिबान के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब करेंगे। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम कंडीशनैलिटी रख सकते हैं, और अगर रखेंगे तो उसका रद्द अमल आपकी नज़र में क्या होगा? थैंक यू मुनीज़। पहली मैं एक बात कह दूं जो आपको बहुत दिलचस्प लगी और खुरम साहब उसको सारे को नया सियासी रंग दे के निकल गए। अच्छा। जो डॉन लीक थी वो एक गैर अखलाकी हरकत थी। उसमें जो बातचीत अंदर हुई थी उसको गलत रंग देकर अखबार में छाप दिया गया और बाद में जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया गया, इसलिए वो डॉन लीक्स बनी। उसके अंदर बात ये नहीं थी कि सिविलियन लीडरशिप की बात आर्मी मानती नहीं थी। अंदर बात ये हुई थी
कि शहबाज शरीफ साहब ने यह नुक्ता उठाया था उस बातचीत में जो सिर्फ 4 बंदों के दरमियान 5 बंदों के दरमियान हो रही थी कि दहशत गर्दों को जब गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के आदमी छुड़ा कर ले जाते हैं। उस पर DGISI ने यह कहा था कि ऐसी एक एविडेंस ले आए, हम उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए आपको ये स्टोरी सुना रही है। अगर आप चाहते हैं तो ISI का सेक्टर कमांडर और ये साथ जाएंगे आपके, आप पंजाब में कॉन्फ्रेंस बुलाएं और IG पंजाब को कहें कि वो ऐसी कोई एविडेंस लेके आए जिसमें दहशतगर्द को ISI ने छुड़ाया हो। अब बात ये हुई थी कि हम मिलकर काम करेंगे और किसी दहशतगर्दी की मुआवनत आर्मी नहीं कर रही। खबर यह लगवाई गई कि सिविल ने मिलिट्री को बता दिया है कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो मुल्क आइसोलेशन में चला जाएगा। ये बात गलत थी और गलत रंग देकर बयान की गई और बाद में इससे मुनहरिफ हो गए, क्योंकि उन 5 बंदों के दरमियान से खबर का अखबार में आ जाना कोई तो जिम्मेदार था। तो आप बात करता हूं मैं आपके सवाल नहीं सर, ये जो आपने बात कही है, मैं चाहूंगी कि खुर्रम साहब इसका रिस्पांस दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। खुर्रम साहब, आई एम श्योर आप इसका रिस्पांस देना चाहेंगे। उन विटनेसेस में से नहीं थे। चले, उनको अपनी पार्टी के अहम लीडर है, उनको राइट ऑफ रिस्पांस तो है। जी खुर्रम साहब। जनरल साहब को उससे ज्यादा इनसाइड इंफॉर्मेशन है। मैंने तो सिर्फ वो खबर पढ़ी है जो डॉन लीक्स बनी, और लफ्ज ब लफ्ज वो जो अल्फाज थे पाकिस्तान के आइसोलेशन के, जो पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म है उसके खिलाफ लड़ने के, वो 2.5 साल बाद मैं ये एक संगीन इसको मजाक समझता हूं कुदरत का, कि जिसके ऊपर इतनी लेदे हुई आज तक हो रही है, उस पर जज्बात जो हैं वो अभी तक ठंडे नहीं हुए, वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी बन गई। और यूएन जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने लफ्ज ब लफ्ज वही बातें की जो उस खबर में लिखी गई थी। तो इशू यही है कि मेरा जो पॉइंट ये नहीं था कि सियासी और उसका तनाव, मेरा पॉइंट ये था कि अगर हम वक्त पर एक्ट कर लेते अक्टूबर 2016 में, तो अमेरिका के पास फरवरी 18 में वो लीवे ना होता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन फाइल करे FATF में। दूसरा ये कि देखिए, पाकिस्तान ने, हमें ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका ने जो FATF का प्रेशर डाला, हमारे ऊपर अस्करी इमदाद बंद करने का प्रेशर डाला, पाकिस्तान ने उस प्रेशर को रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, जो जनरल कियानी की पूरी डायलॉग हुआ था अमेरिकियों के साथ, कि पाकिस्तान भी उस टेबल पर बैठा होगा जहां अमेरिका वो तालिबान से मुज़ाकरात करेगा। इस प्रेशर के तहत जो FATF और अस्करी इमदाद बंद होने की वजह से आया, पाकिस्तान उस टेबल से भी पीछे हट गया और हम उस टेबल पर नहीं बैठे हुए जिस पर जो है वो अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है। दूसरा ये हमें याद रखना है कि अमेरिका का इख्ला जो है अफगानिस्तान से, वो अमेरिका का मफाद तो हो सकता है, वो पाकिस्तान का मफाद ये है कि अफगानिस्तान में एक देरपा अमन हो, जो सिर्फ इस सूरत में कायम होगा कि वहां की जितने भी जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं और ग्रोह हैं, जमातें हैं, उनके दरमियान एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन हो, जिसकी बुनियाद पर हम फिर एक देरपा अमन के लिए चल सके। क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो यह है कि उसकी जो मगरबी सरहद है ऊपर अमन हो, वहां अमेरिका है या नहीं है उससे कदा नजर हमें अपनी मगरबी सरहद को पुरअमन करना है। हम उस पर बाढ़ भी लगा रहे हैं जो हमारे दौर में शुरू की गई, अल्लाह के करम से आज भी उस पर काम जारी है। इशू ये है कि अमेरिका अपने मफादात के लिए एफर्ट कर रहा है। सिर्फ ये मुझे एक खुशी जरूर है, और अब एलेक्स चूंकि इस्लामाबाद में है, कि ये जो रिलेशनशिप है अब इसके ऊपर कोई जमहूरी अकदार का मुलम्मा नहीं चढ़ा हुआ, इसके ऊपर इंसानी हकूक की तरवीज का मुलम्मा नहीं चढ़ा हुआ। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रियल पॉलिटिक्स की जो है वो सौदेबाजी की रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका में, और जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अमेरिका ने इस तमाम कोऑपरेशन के बावजूद, अगर आप नोट करें, हमारी किसी भी किस्म की इमदाद बहाल नहीं की, कोई भी सपोर्ट नहीं की। सिर्फ ये जरूर है कि उनके जो हवारी हैं सऊदी अरब और UAE, उनके जरिए जो है पाकिस्तान की इमदाद हुई है, और उसके जरिए कोशिश ये की अमेरिका ने कि वो जो नवाज शरीफ ने पिवट किया था चाइना और रशिया की तरफ, उसको पिवट बैक करें अमेरिका के पास। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं कि आज हालात बेहतर हो गए। अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की है रहीमुल्लाह साहब। एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो भी लड़ाई हुई डॉन लीक्स के पीछे, उससे सबसे बड़ा नुकसान मेरा ख्याल है, ठीक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो हुआ ही हुआ, मगर अखबारों को भी हुआ, आज़ादी राय को भी हुआ, सहाफ़ियों को भी हुआ।
तो आप नहीं समझते कि जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर माजी में हुआ एक कशमकश के नतीजे के अंदर, उसके अंदर सहाफ़ियों का नुकसान हुआ, और जिस तरह के काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की आज भी एक रिपोर्ट आई है कि जो पिछला साल था वो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए बहुत बुरा था। तो इन चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन बन रही है, जिसके ऊपर FATF भी बात कर रही है, उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा शूट द मैसेंजर कर रहे हैं, और ये शायद इज़ नॉट द करेक्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है, और मीडिया के ऊपर प्रेशर यकीनन बड़ा है। डॉन लीज के बाद भी बड़ा प्रेशर, और उसके अलावा और भी वाक़यात हुए, और एक किस्म की सेल्फ सेंसरशिप हो गई है। लोग काफ़ी मोहतात हो गए। एक तो मीडिया को इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना है। आपको पता है कितने लोगों को जो है नौकरियों से निकाला गया, इश्तिहारात भी कम हुए, और उसके अलावा फिर यह है कि ये जो इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, तो उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ये सियासी हालात का ज़ाहिर है असर तो पड़ता है। बाकी जो हमारे ये मामलात हैं, और मीडिया का तो बड़ा अहम रोल बन गया है। आप देखें कि दो ही इदारे ऐसे हैं जिनका असर बड़ा है, एक जुडिशरी का और एक मीडिया का। और जुडिशरी तो अभी मेरे ख्याल में काफ़ी पावरफुल है, लेकिन मीडिया की जो ताकत थी उसमें कमी हुई है। ठीक, रहीमुल्लाह साहब, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मगर जिस तरह के खुर्रम साहब ये बात कर रहे हैं कि अब जो एक पिवट था पाकिस्तान का, जो चाइना के करीब जा रहा था, अब वो वापस अमेरिका की तरफ आया है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्योंकि अभी भी हम CPEC की बात करते हैं, इट इज़ स्टिल अ रियलिटी, चाइना इज़ अ वेरी बिग प्लेयर। ये आपसे पूछूंगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स CPNE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2019 में पाकिस्तान मीडिया को सख्त मसाइल का सामना रहा, और 60 सहाफ़ी जो थे उन पर इंसादी दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात और भी बहुत सारे ऐसी शिक्कें थीं जिसके तहत मुकदमात बनाए गए। रहीमुल्लाह साहब, एक और बात भी खुर्रम दस्तगीर साहब ने ब्रेक से पहले की, और उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है अब वो चाइना से दूर अमेरिका के ज़्यादा करीब हो रहा है। जिस तरह के हमने देखा कि सऊदी अरब से लोन आया, UAE से लोन आया। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर हमने नेशनल असम्बली ने, सेनेट ने एक करारदाद भी पेश की थी जहाँ पे कहा गया था कि हम यमन के क्राइसिस के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अब चाइना से हम और अमेरिका के करीब होते जा रहे हैं, और अगर करीब होते जा रहे हैं तो इसका क्या असर होगा चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिका से हम करीब हो रहे हैं, करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, और सऊदी अरब और UAE ने हमारी इमदाद की है, ये हमारी मजबूरी है। अभी हमारे पास और ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। चीन का ऑप्शन था, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह हमारे इक़्तिसादी मसाइल को हल कर सके। लेकिन देखें, अमेरिका नाकाबिल एतबार है पाकिस्तान के हवाले से। चीन जो है वो काबिल एतबार है। पाकिस्तान की जो भी हुकूमत होगी वो ये फैसला करेगी कि चीन से दोस्ती जो है वो किसी हालत में, किसी दबाव में ख़त्म नहीं करनी, कम नहीं करनी। और ये जो CPEC है, जो अमेरिका की कोशिश है चाइना को कंटेन करने की, और फिर उन्होंने, आपको याद होगा, जेम्स मैटिस जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस, उन्होंने एक बयान भी दिया था, CPEC की मुखालफत की थी, और ये कहा था कि ये डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है वहाँ से ये CPEC गुजरती है। तो उसके बाद तो खैर उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। लेकिन अमेरिका का ये भी एक इरादा है कि CPEC और पाकिस्तान ईरान के जो ताल्लुकात हैं और जो गैस पाइपलाइन है, इस तरह के मंसूबों को भी रोका जाए। लेकिन देखें, CPEC सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। रहीमुल्लाह साहब, कत्ता कलामी माफ, एक सवाल बड़ा अहम है चूंकि वक्त की किल्लत है। मैंने भी ऐड करना है। जी जरूर। जो सवाल मैंने आपसे पूछना है वो ये है कि क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा तालिबान को उस तरीके से मुज़ाकराती मेज पे लाने के लिए जिसकी तवक्को अमेरिका हमसे करता है? अमेरिका के जो मुतालबात अमेरिका के जो मुतालबात हैं वो सारे मुतालबात के ऊपर हम डिलीवर नहीं कर सकते। अमेरिका चाहेगा कि हम मुसलसल उनकी मदद करते रहें, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अपनी हद तक
हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जाज़वान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे। जी मुनीज़, पहली बात यह है कि अमेरिका की कुर्बत में तो हमने सारे 70 बरस गुजार दिए हैं और उसी कुर्बत की तलाश में रुसवा हुए, नजदीक हुए और अब फिर उनकी तरफ जा रहे हैं। अब बात यह है, खुर्रम नहीं जा रहे। खुर्रम साहब ने ये कहा है कि खुर्रम साहब ने ये कहा है कि दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने लफ्ज हवारियों का यूज किया। हवारियों के जरिए, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब के जरिए हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हम उनके नजदीक हो जाएं। हम पहले भी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाने की अहलियत रखते थे और अब तो कहीं ज्यादा रखते हैं। चीन के साथ हमारी कुर्बत को अमेरिका कम नहीं कर सकता, न अच्छा। ये पाकिस्तान के मफाद में है। हाँ, अफगानिस्तान में हम चूंकि अमन चाहते हैं तो हम ताउन जरूर करेंगे, लेकिन जिस ब्लैकमेल की बात रहमान मलिक साहब कर रहे हैं वो ब्लैकमेल छोटे मुल्क का प्रेरोगेटिव नहीं होता। आप कंडीशनली नहीं मुझे कर सकते। आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स खुर्रम साहब से भी ले लेने दीजिए। आपने जो बात की है अहम है, मगर आप अग्री नहीं करते खुर्रम साहब से। खुर्रम साहब,